अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे। इससे आगे हमने एवेल्यूएशन जो है वो डिस्कस कर ली हुई है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक और इसके बाद जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है वो डिस्कस करेंगे। सिंस द कंप्यूटर, सबसे पहले एचपीसी और ये फिर क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। सिंस द कंप्यूटर एवेल्यूएशन इज कंटिन्यूस प्रोसेस, इट हैज नॉट स्टॉप्ड इन द मॉडर्न एरा। नाउ न्यू सिस्टम आर बीइंग डेवलप्ड टू प्रोवाइड वॉइस रिकॉग्निशन एंड अंडरस्टैंड नेचुरल लैंग्वेजेस। मतलब इसमें ये कहा हुआ है कि जारी सी बात है, कंप्यूटर की एवेल्यूएशन जो वो जारी है, चलती रहेगी थ्रू आउट द लाइफ। जब तक ये दुनिया है जो है वो टेक्नोलॉजी एडवांस एडवांस आती रहेगी, नई से नई टेक्नोलॉजी जो है वो इन्वेंट होती रहेगी। और कंप्यूटर की जो लाइफ है, मतलब न्यू से न्यू टेक्नोलॉजी जो है वो अपडेट होती रहेगी। और नया सिस्टम जो आजकल बनाया जा रहा है, उसमें क्या है कि वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम ऐसा बनाया जा रहा है जिसमें वॉइस रिकॉग्निशन हो सके। आपकी आवाज़, आपको पता है जैसे गूगल आप जो है वो बोलते हैं तो वॉइस से ही वो रिकॉग्नाइज कर लेता है कि आपने क्या बोला है, तो उस तरह से वो जो है वो बता देता है आपको, कि सर्च करके बता देता है। ठीक है, इसमें और भी बहुत से ऐप भी होते हैं। तो अंडरस्टैंड द नेचुरल लैंग्वेजेस, और इसके अलावा नेचुरल लैंग्वेजेस जो है वो अंडरस्टैंड भी कर सकेगा नया सिस्टम जो बनाया जा रहा है। एचपीसी की बात करते हैं हम। एचपीसी क्या होता है? एचपीसी की फुल फॉर्म भी आपको आनी चाहिए। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग क्या होता है? इज बीइंग यूज्ड इन टूडेज डाटा सेंटर। ये डाटा सेंटर में फास्ट डाटा प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जाता है। डाटा प्रोसेसिंग इससे फास्ट होती है। इसकी डेफिनेशन क्या है? इज द यूज ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग फॉर रनिंग एडवांस्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एफिशिएंटली, रिलायबली एंड फास्ट। जो आपके पास एडवांस्ड एप्लीकेशंस हैं, प्रोग्राम्स हैं, एडवांस एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के को पैरेलल चलाने के लिए जो है वो एचपीसी का आरामद साबित होता है। पैरेलल इसलिए चलाया जाता है सबको ताकि एफिशिएंटली आपका काम हो सके, और रिलायबल, और सबसे बड़ी बात कि फास्टली आपको रिप्लाई दे सके। ठीक है, जैसे कि आप जब अपना रिजल्ट चेक करते हैं तो हर कोई अपना रिजल्ट जो है वो सर्च कर रहा होता है, तो ये काम एचपीसी के थ्रू पैरेलल हो रहा होता है। ठीक है, जब पैरेलल काम हो रहा होता है तो फास्टली आप रिजल्ट जो है वो मिल जाता है। और इसमें एचपीसी जो है वो आपको असल में फास्ट देता है, पैरेलल प्रोसेसिंग करता है। एडवांस एप्लीकेशन जो है वो पैरेलल में चल रही होती हैं। एचपीसी जो है वो आपका पैरेलल में जो है वो काम कर रहा होता है। ठीक है, जो एडवांस एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, एडवांस एप्लीकेशंस हैं, उनको पैरेलली जो है वो प्रोसेसिंग हो रही होती है उनकी, ताकि एफिशिएंटली और मतलब अच्छे से एक्यूरेट जो है वो आपके पास रिजल्ट भी आए, और फास्टली आपको काम जो है वो करके दे दिया जाए। नेक्स्ट आपके पास क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है? हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन सिंपलेस्ट टर्म, क्लाउड कंप्यूटिंग means storing and accessing data and programs over the internet instead of computers hard drive। यानी कि आप अपना हार्ड ड्राइव जो है वो यूज़ करने की बजाय आप जो है वो इंटरनेट पे अपना डाटा, इंटरनेट पे कहीं पे भी अपना डाटा जो है वो स्टोर कर रहे होते हैं, और एक्सेस जब चाहे एक्सेस भी कर सकते हैं। ठीक है, अपनी जो कैपेसिटी आपका कंप्यूटर की, वो आप यूज़ नहीं कर रहे होते। ठीक, इसकी जो एग्जांपल हम मोबाइल में आजकल जो यूज़ करते हैं, गूगल ड्राइव है। ठीक है, और इसके अलावा आपके पास ड्रॉप बॉक्स है, और भी बहुत सारी हैं। तो ये वाली चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं, ये क्लाउड कंप्यूटिंग की ही जो है वो टर्म में आता है, कि हम अपना जो डाटा है वो अपनी हार्ड डिस्क में, हार्ड ड्राइव में स्टोर नहीं कर रहे होते, बल्कि क्लाउड कंप्यूटिंग में कहीं स्टोर कर रहे होते हैं। बस ये है कि हमें उसकी जितनी कैपेसिटी वो दे रहे होते हैं, उतनी रेंज से अगर एक्सीड कर जाए तो हमें परचेज करना पड़ता है, दिस एंड दैट। तो होप्स आपको समझ आ गई इसकी, कि हार्ड ड्राइव जो है वो हम अपना कंप्यूटर का हार्ड ड्राइव, इस तरह से कॉस्ट हमारी जो है वो बच जाती है। ठीक है, हार्ड ड्राइव यूज़ नहीं करते, बल्कि हम अपना डाटा जो है वो एक्सेस भी कर सकते हैं और स्टोर भी कर सकते हैं कहीं भी, उन इंटरनेट के थ्रू। उनकी जो मतलब जो भी सर्वर है जो ये चीज़ प्रोवाइड कर रहा है उनके कंप्यूटर में। द करंट एडवांसमेंट इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आर लाइकली टू ट्रांसफॉर्म कंप्यूटर इंटू इंटेलिजेंट मशीन हैविंग थिंकिंग पावर। आजकल जो टेक्नोलॉजी एडवांस बनाई जा रही है, तो जो आजकल की टेक्नोलॉजी में चीज़ डाली जा रही है वो ये है कि थिंकिंग पावर जो है वो उनको मशीन इतना इंटेलिजेंट हो जाए कि वो थिंकिंग पावर उसको दी जाए। और इवैल्यूएशन ऑफ कंप्यूटर विल प्रोबेबली कंटिन्यू टिल देयर प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी हैव बिकम इक्वल टू ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड even beyond that।
तो मतलब इवैल्यूएशन जो है वो कंप्यूटर की वो इतनी तेज़ी से तरक्की कर रही है कि ह्यूमन की जितनी थिंकिंग पावर और इंटेलिजेंट हो जाए या उससे भी ज़्यादा। तो ये जो है वो आजकल काम हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं हम जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर की। History of the computer is a chain that runs from ancient abacus and analytical engine of 9th century through the modern computer of present age. It is generally divided into 5 generations. 5 generations में इसको जो है वो डिवाइड किया गया है। हर जनरेशन में कैटेगराइज हुआ है, यानी कि उसकी टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है कि उस टाइम पे कौन सी टेक्नोलॉजी आई थी, तो उस लिहाज से जो है वो जनरेशन डिवाइड की गई हैं। सबसे पहले आपके पास फर्स्ट जनरेशन है जिसकी ड्यूरेशन क्या थी, 1940 से लेकर 1956 तक इसकी ड्यूरेशन थी। ठीक है, इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी वो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी। वैक्यूम ट्यूब जनरेट सो मैनी, अब इसकी जो आप ओवरऑल जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है उसकी डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं, या वैक्यूम ट्यूब की डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं कि ये ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती थी। ठीक है, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होता था तो उसको कूल रखने के लिए एयर कंडीशनर की ज़रूरत होती थी। इसके अलावा वैक्यूम ट्यूब्स जो हैं वो बर्न हो जाती थी, बर्न आउट वेरी ऑफन एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट। इसलिए जो वैक्यूम ट्यूब्स हैं उनको रिपेयर करना और मेंटेन करना जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स को मेंटेन करना जो है वो डिफ़िकल्ट होता है, रिपेयर करना जो है वो डिफ़िकल्ट होता है। ये इसका दूसरा पॉइंट हो गया डिसएडवांटेज इसका। पहला ये है कि वो हीट ज़्यादा उसको जो है वो हीट अप जल्दी हो जाता था। ठीक है, एयर कंडीशन की ज़रूरत होती थी। और दूसरा ये है कि उसको रिपेयर, उन कंप्यूटर्स को रिपेयर और मेंटेन जो है वो करना मुश्किल होता था। नेक्स्ट आपके पास करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों आ जाती होती हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड वैक्यूम ट्यूब, इसमें वैक्यूम ट्यूब यूज़ की गई थी। स्पीड इसकी जो है वो बहुत स्लो थी। ठीक है, और इसके अलावा मेमोरी इसकी जो है वो बहुत छोटी थी, वेरी स्मॉल मेमोरी इसमें यूज़ की गई थी। और ये कंप्यूटर सब जो है वो बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे, साइज़ इनका बहुत बड़ा होता था, इवन एंटायर मतलब पूरे रूम जितना इसका साइज़ था। ठीक है, फर्स्ट जो कंप्यूटर बनाया गया था उसका साइज़ जो है वो पूरे रूम, बल्कि रूम से भी ज़्यादा बड़ा था। ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका कि कंप्यूटर वो कंप्यूटर्स जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे और उनका रिजल्ट भी अनरिलायबल था। ठीक है, वो ज़्यादा जो है वो बिजली ज़्यादा खर्च करते थे, पावर, लॉट ऑफ पावर एंड जनरेट लॉट ऑफ हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करते थे। ठीक है, रूम जो है वो हीट अप ज़्यादा हो जाता था और उसके अलावा जो बिजली जो है वो ज़्यादा खर्च होती थी। ठीक है, और इनपुट वाज बेस्ड ऑन पंच कार्ड, और पंच कार्ड को यूज़ करते हुए इनपुट डाटा इनपुट किया जाता था। आउटपुट अगर हमें लेनी हो तो ऑन प्रिंट आउट थ्रू इलेक्ट्रिक टाइपराइटर के ज़रिए से जो है वो आउटपुट हम ले सकते थे। और मशीन जो इसमें लैंग्वेज यूज़ होती थी वो मशीन लैंग्वेज यूज़ होती थी। मशीन लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होती है? मशीन लैंग्वेज जो डायरेक्टली कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है उस लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज कहते हैं। वो 0 1 की फॉर्म में होती है। 0 1 के फॉर्म में उस लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज कहा जाता है। 0 1 की फॉर्म में लैंग्वेज होती है और उसको हम बाइनरी लैंग्वेज का नाम भी देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कुछ भी अगर आप 0 1 की फॉर्म में लिखेंगे 1011 तो ये अंडरस्टैंड करेगा कि ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास इसके एग्जांपल्स हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की। फर्स्ट जनरेशन मिनी फ्रेम एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर एनियाक। मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो आगे आप पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। एनियाक, एनियाक की फुल फॉर्म भी आपको आनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, एनियाक है। और इसके अलावा यूनिवेक है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। उसके अलावा IBM 604 है, मार्क 1 है। और नेक्स्ट आपके पास जो है वो एडसैक है। एडसैक मींस फुल फॉर्म इसकी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ठीक हो गया, ये कुछ एग्जांपल्स हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की। नेक्स्ट आपके पास है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, इसका ड्यूरेशन क्या था? सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का ड्यूरेशन 1956 से इसके बाद ही शुरू हो गया था, यानी कि 1956 से 1963 ये इसका ड्यूरेशन था। और 1947 में 3 साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस पे काम किया, यानी कि विलियम शॉकले, जॉन बार्डीन एंड वाल्टर ब्रिटेन इन्वेंटेड ट्रांजिस्टर। इन्होंने क्या किया? ट्रांजिस्टर इन्वेंट किया था।
ठीक है। अब ट्रांजिस्टर के आगे हम पढ़ते हैं वो क्या होता है। ट्रांजिस्टर फंक्शंस लाइक अ वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब की तरह ही जो है वो करता था, लेकिन इसको रिप्लेस कर दिया गया था। वैक्यूम ट्यूब की जगह जो है वो ट्रांजिस्टर आ गया था। ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब से की निस्बत ज़्यादा फास्ट काम करता था। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर जो है वो फास्टली काम करता था और आंसर आपको रिलायबल ज़्यादा, उसकी निस्बत रिलायबल आंसर देता था। और वैक्यूम ट्यूब जो है वो ज़्यादा महंगी थी और ट्रांजिस्टर जो है वो सस्ता था, और इसका साइज भी जो है, इसकी वजह से कंप्यूटर का साइज भी थोड़ा सा छोटा हो गया था। ट्रांजिस्टर्स वर यूज इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स, वैक्यूम ट्यूब्स की बजाय जो है वो ट्रांजिस्टर्स यूज कर दिए गए थे सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। ट्रांजिस्टर ने क्या किया, उसका फ़ायदा ये हुआ कि साइज़ जो है वो कंप्यूटर का वो रिड्यूस हो गया था। इसके अलावा मेमोरी जो है और स्पीड जो है वो इंक्रीज़ हो गई थी। मेमोरी ज़्यादा थोड़ी बड़ी हो गई थी और स्पीड जो है वो अच्छी हो गई थी, थोड़ा फास्ट हो गया था। ठीक है, कंप्यूटर्स जो हैं वो ज़्यादा रिलायबल हो गए थे और चीपर आ गए थे फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में। अच्छा, कंपैरिजन भी आ सकता है आपके पेपर्स में। ठीक है, तो आप यहाँ से मैं आपको साथ साथ कंपैरिजन भी डिस्कस कर रही हूँ कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो है वो आपके पास उसका साइज बड़ा था, लेकिन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का साइज छोटा था। ठीक है, उसका जो कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था उसकी मेमोरी जो है वो थोड़ी थी, लेस मेमोरी कैपेसिटी थी, और स्पीड भी जो है वो स्लो थी। जबकि सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की स्पीड भी ज़्यादा थी और मेमोरी भी थोड़ी सी ज़्यादा थी इसकी निस्बत। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो है वो एक्सपेंसिव था, ये थोड़ा चीपर था। और इसके अलावा रिलायबल आंसर अनरिलायबल आंसर था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का, जबकि सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का मोर रिलायबल आंसर था। ठीक है, उसके अलावा हम कह सकते हैं कि सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में पंच कार्ड रीडर, मैग्नेटिक टेप्स और मैग्नेटिक डिस्क और प्रिंटर जो है वो यूज़ किए गए थे, जबकि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में आपके पास आउटपुट के लिए प्रिंट टाइपराइटर और पंच कार्ड इनपुट करने के लिए पंच कार्ड यूज़ होते थे। बस ये दो चीज़ें, इसमें थोड़ी ज़्यादा चीज़ें यूज़ हो रही हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास क्या है कि सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में असेंबली लैंग्वेज यूज़ होती है, जबकि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में आपके पास मशीन लैंग्वेज यूज़ हो रही थी। नेक्स्ट हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं वो भी इस जनरेशन में इंट्रोड्यूस हो गई थी, इंट्रोड्यूस करवा दी गई थी, जैसे कि फोर्ट्रॉन है, फार्मूला ट्रांसलेशन, और नेक्स्ट आपके पास कोबोल है। इसकी फुल फॉर्म आपके पास क्या है, फार्मूला ट्रांसलेशन। फोर्ट्रॉन के लिए आपके पास क्या है, फार्मूला ट्रांसलेशन। और ये जो आपके पास कोबोल है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो ये आपके पास इसकी आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन आपको मैंने बता दिया कि इसके लिए फार्मूला ट्रांसलेशन और कोबोल की फुल फॉर्म क्या है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो ये इंट्रोड्यूस, ये दो हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं वो सेकंड जनरेशन में इंट्रोड्यूस हो गई थी। सेकंड जनरेशन की एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं, यूनिवेक 2 है, IBM 7030 है, और उसके अलावा 7780 IBM भी आ गया था, और इसके अलावा 7090 IBM भी आ गया था। NCR 300 सीरीज, ये सीरीज भी स्टार्ट हो गई थी, 300 की सीरीज स्टार्ट हो गई थी। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में जनरल इलेक्ट्रिक GE 635, GE 635 यानी कि जनरल इलेक्ट्रिक 635 आ गया था। इसके अलावा कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन CDC, ये भी इस 1604 कंप्यूटर्स, ये आपके पास चंद कंप्यूटर्स जो हैं वो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में इसके एग्जांपल्स में शामिल हैं। नेक्स्ट आपके पास है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में कौन सी सबसे पहले टेक्नोलॉजी की बात होती है, टेक्नोलॉजी कौन सी आ गई थी, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। अब ये जो है वो आप जाहिर सी बात है कि ट्रांजिस्टर से ज़्यादा रिलायबल आपको आंसर देगा। ट्रांजिस्टर्स की निस्बत इसका साइज़ भी अच्छा होगा, रिड्यूस चीपर होगा। ठीक है, स्पीड भी अच्छी होगी, मेमोरी भी अच्छी देगा। तो कुछ देख लेते हैं हम। तो ये IC जो है वो इंटीग्रेटेड सर्किट आल्सो नोन एज सेमीकंडक्टर चिप। ठीक है, वर यूज्ड इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इंस्टेड ऑफ ट्रांजिस्टर्स। अब IC वर डेवलप इन 1960s, ICs जो हैं वो 1960s में डेवलप हुई थी। अ सिंगल IC चिप कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स। अब IC क्या होती है, IC चिप में, एक IC चिप में बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स जो है वो मौजूद होते हैं, यानी कि बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स आप कह सकते हैं कि मिलके एक IC चिप बनाता है। ठीक है, IC chip increase the power, पावर इंक्रीज हो गई थी। ठीक है, डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर्स, कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर
कंप्यूटर की कॉस्ट जो है वो कम हो गई थी। इन्वेंशन ऑफ आईसी वाज अ ग्रेट ब्रेक थ्रू इन एडवांसिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट में इसका बहुत अहम किरदार अदा है। मतलब ये जो आईसी चिप की इन्वेंशन है वो अच्छी साबित हुई है। ठीक है, तो आगे करेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी। इससे पहले ये ड्यूरेशन आपको बता दूं कि 1963 से 1971 तक इसकी ड्यूरेशन है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो है वो ऑब्जेक्टिव के लिहाज से भी आ जाता है और डिफरेंसेस भी आपसे पूछे जा सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड से थर्ड, मतलब किसी भी 5 जनरेशन्स के आपस में किसी तरह से भी डिफरेंसेस आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आप अगर करेक्टरिस्टिक्स याद कर लेंगे, इसके एडवांटेजेस याद कर लेंगे, टेक्नोलॉजी का आपको पता होगा, तो आप आराम से लिख सकते हैं। ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में जो है वो आईसी चिप चूज हुई थी। आईसी चिप इम्प्रूव द स्पीड ऑफ कंप्यूटर एंड मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। स्पीड और मेमोरी इसकी अच्छी हो गई थी। ठीक है, बाकी दोनों जनरेशन की निस्बत कंप्यूटर जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर था उसमें इलेक्ट्रिसिटी कम यूज़ होती थी बाकी जनरेशन की निस्बत। इसके अलावा इसका साइज़ भी छोटा हो गया था, फर्स्ट सेकंड जनरेशन की निस्बत चीपर था, और इसके अलावा रिलायबल आंसर जो है वो देता था। ठीक है, और इसके अलावा इसमें जो यूज़ हुई हैं आपके पास हार्डवेयर, वो कीबोर्ड और मॉनिटर्स हैं। ठीक है, कीबोर्ड इनपुट के तौर पे और मॉनिटर जो है वो आउटपुट के तौर पे यूज़ कर लिया गया था इन कंप्यूटर्स में। इसके अलावा दीज कंप्यूटर्स कुड रन डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एट सेम टाइम, यानी कि ये मल्टीटास्किंग जो है वो परफॉर्म कर सकता था। ठीक है, हम इसको कह सकते हैं कि ये मल्टीटास्किंग जो है वो कर सकता था, एक वक्त में ज़्यादा एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो है वो परफॉर्म किए जा सकते थे। और इसके बाद है इसके एग्जांपल्स में ब्रो 6700 है, ब्यूरो 6700 है, IBM सिस्टम 360 है, सिस्टम 3, और CDC 3300 एंड 6600 कंप्यूटर्स। ये कुछ कंप्यूटर्स हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में जो शामिल किए गए। अच्छा, यहाँ पे इंटेल की बात हो रही है कि इंटेल इन्वेंट फर्स्ट वर्ड्स फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 इन नवंबर 1971 नवंबर 1971 में इंटेल 4004 जो है वो आपके पास एक प्रोसेसर है, पहला माइक्रो प्रोसेसर है जो कि इन्वेंट कर दिया गया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की, जिसकी ड्यूरेशन क्या है 1971 से आजकल यूज़ होता आ रहा है। और इसमें जो है वो जो टेक्नोलॉजी जो यूज़ हुई थी वो LSI और VLSI है, यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप्स हैविंग मिलियंस ऑफ कंप्यूटर ट्रांजिस्टर्स वर डिवेल्प। माइक्रो प्रोसेसर आजकल आपको पता है यूज़ होता है कंप्यूटर में, तो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो इसमें डेवलप हो गया था। माइक्रो प्रोसेसर क्या है, वो सिंगल चिप दैट कैन हैंडल ऑल प्रोसेसिंग ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर की सारी प्रोसेसिंग जो है वो एक सिंगल चिप होती है जो कि परफॉर्म कर सकता है। ये माइक्रो प्रोसेसर है, आपके पास ये डायग्राम जो है वो भी दिखाई हुई है। ठीक है, इसको हम ये ऊपर इंटेल लिखा हुआ भी है कोर i7। ठीक है, तो ये आपके पास माइक्रो प्रोसेसर है और ये एक सिंगल चिप होती है जो कि तमाम कंप्यूटर के प्रोसेसिंग को हैंडल कर लेता है। इसकी करेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। हाँ जी, तो आते हैं माइक्रो प्रोसेसर। पहले ही करेक्टरिस्टिक्स का पहला पॉइंट, माइक्रो प्रोसेसर जो है वो डेवलप हुआ था विच रिजल्ट्स इन डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स की डेवलपमेंट में आया था। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है वो हम आगे आएगा तो देख लेंगे। माइक्रो कंप्यूटर्स आप इतना जान लें अभी कि जो घर में हम यूज़ करते हैं ना, वो माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं। ठीक, तो माइक्रो कंप्यूटर्स मींस के जो सिंगल यूज़र जिसके लिए होता है, एक बंदे के लिए अगर यूज़ करने हैं, सिंगल यूज़र इसको यूज़ कर सकता है। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है वो फास्ट था बाकी तीनों की निस्बत। इसके अलावा इसमें कैपेसिटी जो है वो बहुत अच्छी थी, स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा दी गई हुई थी। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो ज़्यादा इन्वेंट हो गए हुए थे, एडवांस्ड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इन्वेंट हो गई हैं। इसके अलावा माइक्रो कंप्यूटर्स जो है वो इसमें आ गया। माइक्रो प्रोसेसर की बात हुई, माइक्रो कंप्यूटर्स भी आ गया इसमें, जिसका साइज जो है वो छोटा था, रिलायबल आंसर देता था, इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंज्यूम होती थी, और इसके अलावा अफोर्डेबल भी था, यानी कि इसका जो कॉस्ट है वो भी इतनी कम होगी थी, रीजनेबल होगी थी कि इंसान मतलब अफोर्डेबल थी। ठीक है,
खरीदा जा सकता था। लार्ज वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल फॉर यूज इन माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स में जो है वो बहुत से सॉफ्टवेयर, लार्ज वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। और इसके अलावा इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया गया उसमें GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, GUI ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बहुत सारी टर्म्स ऐसी हैं जो कि आप इंशाल्लाह सेकंड चैप्टर में डिस्कस भी करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम और इसके अलावा GUI क्या होता है ये भी आप सेकंड चैप्टर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। इंटरफेस कौन सा है? GUI इंटरफेस यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें पिक्चर्स होती हैं, आइकन्स होते हैं, जो कि आजकल कंप्यूटर्स में हैं। ठीक है, वो डेवलप हो गए थे और इन कंप्यूटर्स को सपोर्ट करता था मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर क्या है? जिसमें टेक्स्ट और इमेजेस, साउंड, वीडियो, ये सारी चीज़ें कंबाइन होकर आ जाती हैं। तो ये भी इस जनरेशन में आ गया था। These computers support modern programming languages। इसके अलावा जो हाई लेवल लैंग्वेजेस मज़ीद इसमें इंट्रोड्यूस करवा दी गई थी, उसमें आता है विजुअल बेसिक, C++, जो है वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। जावा है, पाइथन है। ठीक है, पाइथन आपके पास जो है वो इंग्लिश ओरिएंटेड लैंग्वेज है, मतलब इसमें इंग्लिश वर्डिंग यूज़ की जाती है। और ये डेवलपिंग पावरफुल सॉफ्टवेयर्स। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स क्या है? फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स का लास्ट पॉइंट क्या है कि सपोर्ट अ लार्ज वैरायटी ऑफ पोर्टेबल एंड वायरलेस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। वायरलेस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो भी इसमें इंट्रोड्यूस करवा दी गई थी। और पोर्टेबल जो है वो आपके पास लार्ज वैरायटी ऑफ पोर्टेबल और जो वायरलेस आपके पास आउटपुट डिवाइसेस हैं, इनपुट डिवाइसेस हैं, जैसा कि माउस है और भी बहुत सारे। तो ये सारे के जो हैं इन्वेंट कर दिए गए थे। माउस है, माइक है, स्पीकर है, सो ऑन। तो नेक्स्ट अभी बात हो रही है यहाँ पे एग्जाम्पल्स की। अभी माइक्रो प्रोसेसर के एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हैं वो यहाँ पे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में जो डेवलप हुई हैं। इंटेल पेंटियम सीरीज है, पेंटियम सीरीज के बाद डुअल कोर है, उसके बाद कोर 2 डो है, कोर i3, i5 एंड i7, एंड इसके बाद AMD एथलॉन। ये आपके पास कुछ माइक्रो प्रोसेसर थे। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इनमें इस जनरेशन में जो कंप्यूटर्स आए वो कौन कौन से थे। कंप्यूटर्स कौन कौन से हैं इसमें? IBM थिंकपैड सीरीज है, इसके अलावा HP पेविलियन है, और डेल इंस्पायरॉन सीरीज है, एप्पल मैकबुक है प्रो एंड मैकबुक एयर सीरीज। तो ये मैकबुक्स भी आ गए एयर सीरीज। ये कुछ आपके पास फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स हैं। उसके बाद आ जाता है फाइव जनरेशन कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर प्रेजेंट से ऑनवर्ड बियॉन्ड चलता आ रहा है, इस पे काम हो रहा है। गोल क्या है इसका कि इसमें ऐसे डिवाइसेस को डेवलप किया जाए जिसमें नेचुरल लैंग्वेजेस अंडरस्टैंड कर सके सिस्टम जो है, कंप्यूटर जो है, जो भी चीज़ बनाई जाएगी और इसकी थिंकिंग पावर इंक्रीज की जा सके। दिस इज अ बिग चैलेंज फॉर कंप्यूटर डेवलपर्स एंड प्रोग्रामर्स टू डिजाइन सच सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर फॉर दैम। तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स से पहले हम जो इसमें टेक्नोलॉजी की बात कर सकते हैं हम फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में, वो AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? ये एक कंप्यूटर की ऐसी ब्रांच है जो कि कंप्यूटर के बिहेवियर लाइक ह्यूमन, जैसे ह्यूमन बिहेव करता है इस तरह से बिहेवियर को डील करता है। ठीक है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाती है। तो इसमें करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है वो AI पे बेस करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस करता है। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में AI विल मिनिमाइज द नीड ऑफ राइट प्रोग्राम्स लिखने की झंझट से जो है वो आज़ाद आप हो जाते हैं। इसके अलावा इसमें कमांड्स जो हैं वो नेचुरल लैंग्वेजेस में आप दे सकते हैं, इंग्लिश या जो भी आप बोल रहे हैं। ठीक है, इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल जो होती है वो रोबोट्स हैं एंड एक्सपर्ट सिस्टम्स हैं। ठीक, तो ये फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की कुछ एग्जांपल्स हैं। तो ये आपके पास जो है वो कुछ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन में जो है वो थोड़ा सा छोटा था। ठीक है, उसके बाद ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है। ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है जिसमें जो है वो कंप्यूटर्स CRT आगे आप पढ़ेंगे, मॉनिटर्स यूज़ हुए। उसके बाद ये फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो आजकल कंप्यूटर यूज़ हो रहा है, जिसमें जो है वो लैपटॉप आ जाता है और LED LCD वगैरह आ जाते हैं। तो आज तक इनके लिए इतना ही। होप्स आपको इसकी समझ आ गई है। अच्छे से इसको अंडरस्टैंड दोबारा रीड करें, अंडरस्टैंड करें डिफरेंसेस के हवाले से, और जिस तरह से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं शॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस
बनाएं, यानी कि जनरेशन इसमें कौन सी यूज़ हुई थी। इसके अलावा डिफरेंसेस जो है वो लाइन लगा के आप डिफरेंसेस की फॉर्म में लिखें, पॉइंट्स की फॉर्म में अपने पास आप नोट्स बना लें तो ज़्यादा अच्छा है। वो पेपर्स में जो है वो आप पॉइंट्स पढ़ लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके एग्जांपल्स और इसमें टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ हुई थी, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, तो इस तरह से आप पॉइंट्स बना लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, क्वेश्चंस करें, अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आते, कुछ प्रॉब्लम है या कोई भी किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आ रही तो तब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।